एक बच्ची जो जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती है। इस बात की जानकारी जब उसके माता पिता को मालूम चलता है, उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लड़की अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अक्सर अपने आशिक से मुलाकात करते रहती है, जिसकी वजह से उसके माता पिता जल्दबाजी में उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली, और इसी बरेली का एक थाना पड़ता है फतेहपुर। फतेहपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है शिवपुरी, और इसी शिवपुरी गांव का रहने वाला शिवराज सिंह की पत्नी का नाम पार्वती देवी। शिवराज सिंह के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा रामवीर और छोटा बेटा अशोक। रामवीर जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। रामवीर की पत्नी का नाम आरती जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास। बात कर रहा हूँ मैं 20 सितंबर 2023 के दोपहर के वक्त। दरअसल रामवीर के नंबर पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे बात करने के बाद रामवीर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं थोड़ी देर में घर वापस आता हूँ। लेकिन रामवीर जब एक बार अपने घर से बाहर निकलता है, दोबारा घर ही वापस नहीं आता है। देर शाम तक भी जब रामवीर अपने घर पे वापस नहीं आता है, रामवीर का छोटा भाई अशोक उसके नंबर पे फ़ोन करता है, तो रामवीर का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से रामवीर के घर परिवार उसकी हर जगहों पे तलाश करते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन रामवीर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तभी अगले दिन रामवीर के छोटे भाई अशोक को मालूम चलता है कि महेशपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। अशोक को जैसे ही मालूम चलता है, वो घटनास्थल पे पहुंचता है। लेकिन अशोक जब घटनास्थल पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे पहले से ही काफ़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। दरअसल वो डेड बॉडी 2 हिस्सों में बंट चुका था। वो व्यक्ति ट्रेन के चपेट में आ चुका था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में अशोक से पूछताछ करती है, तो अशोक रोते बिलखते पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बड़ा भाई रामवीर है। पुलिस अशोक से कहती है कि तुम्हारे भाई ने खुदकुशी कर लिया है। उसके बाद से पुलिस रामवीर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराती है, और पोस्टमार्टम के बाद रामवीर की डेड बॉडी को उसके घर परिवार वालों के हवाले कर देती है, और फिर उसके बाद इस केस के फाइल को भी बंद कर देती है। लेकिन तभी अशोक फिर से थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस बारे में पुलिस जब अशोक से पूछताछ करती है, तो अशोक कहता है कि साहब, कल दोपहर के वक्त मेरे भाई के नंबर पे एक फ़ोन आया था। मुझे नहीं मालूम कि फ़ोन करने वाला कौन व्यक्ति था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि शायद उसी व्यक्ति ने मेरे भाई की हत्या की है। अशोक जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अशोक के तहरीर पे धारा 302, 120B और 34 के तहत मुकदमा दर्ज करती है, और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले रामवीर के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है, तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर रामवीर ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी मानवेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। मानवेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो निकसुआ गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिलता है, पुलिस मानवेंद्र को थाने में बुलाती है, और फिर मानवेंद्र से रामवीर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। मानवेंद्र कहता है कि साहब, रामवीर रिश्ते में मेरा मामा लगता है। दरअसल दोपहर के वक्त मैंने उससे बातचीत ही नहीं किया था, बल्कि मैंने ही उसे बुलाया था। हम दोनों ही साथ बैठ कर के शराब भी पिए थे। लेकिन शराब पीने के बाद रामवीर अपने बाइक से घर चला गया। उसके बाद उसकी हत्या किसने किया है, मुझे नहीं मालूम है। मानवेंद्र जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस मानवेंद्र को छोड़ देती है। लेकिन तभी अशोक फिर से थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मानवेंद्र सब कुछ झूठ बोल रहा है। दरअसल मानवेंद्र की मेरी भाभी आरती के साथ में चक्कर चल रहा है। जैसे ही प्यार मोहब्बत की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को लगता है कि शायद ये मामला प्रेम प्रसंग का है। इसीलिए पुलिस अब रामवीर की पत्नी आरती के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है।
पुलिस जब आरती के मोबाइल नंबर का डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि आरती मानवेंद्र से पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल आरती ने रामवीर को घर से निकलने से पहले और उसकी हत्या के बाद भी मानवेंद्र से बातचीत की थी। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिलता है, पुलिस फिर से मानवेंद्र को अपने कस्टडी में ले लेती है। लेकिन इस बार पुलिस अब मानवेंद्र से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मानवेंद्र मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 में। आरती, जो शाहजहांपुर ज़िले के तिलहर थाना के अंतर्गत धुनकपुर गांव की रहने वाली है, उस वक्त आरती की उम्र मात्र 16 साल थी और वो 9th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। आरती की पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात मानवेंद्र से होती है। मानवेंद्र, जिसका मामा का घर आरती के गांव में ही पड़ता है, इसीलिए मानवेंद्र भी अपने मामा के घर ही रहकर अपनी पढ़ाई करता है। पढ़ाई के दौरान जब आरती और मानवेंद्र की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती है बल्कि प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। आरती और मानवेंद्र के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों के बीच में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के प्यार का परवान चढ़ता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी आरती के पिता को मालूम चल जाता है। उसके बाद आरती के माता पिता उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आरती अपने माता पिता के खिलाफ जाकर मानवेंद्र से मुलाकात करते रहती है, जिसकी वजह से आरती के माता पिता की गांव में काफ़ी बदनामी होने लगती है। इसीलिए आरती के पिता अब उसकी जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार उनकी तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और शिवपुरी गांव का रहने वाला रामवीर मिल जाता है। जैसे ही रामवीर पसंद आ जाता है, साल 2019 में आरती की शादी रामवीर से कर देते हैं। इधर आरती जब शादी करके अपने ससुराल में आती है, ससुराल में पहुंचने के बावजूद भी मानवेंद्र को कभी भूल नहीं पाती है। अपने पति के साथ रहना तो शुरू कर देती है, लेकिन अपने पति को कभी पति का दर्जा नहीं देती है। धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन आरती अपने पति के साथ कभी खुशी नहीं रहती है। एक दिन रामवीर इस बारे में जब आरती से पूछताछ भी करता है, आरती अपने पति से कुछ भी नहीं बताती है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजर जाता है, रामवीर एक नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर में चला जाता है। इधर रामवीर जब दिल्ली शहर में चला जाता है, उसके बाद से आरती अब मानवेंद्र को अपने ससुराल में ही बुलाने लगती है। बार बार जब मानवेंद्र को अपने घर पे बुलाने लगती है, इस बात की जानकारी आरती के सास ससुर को भी मालूम चल जाता है। आरती के सास ससुर को जैसे ही मालूम चलता है कि आरती का मानवेंद्र के साथ में चक्कर चल रहा है, आरती के ससुर इस बात की जानकारी अपने बेटे रामवीर को दे देता है। इधर रामवीर को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का फिर से मानवेंद्र के साथ में चक्कर चलना शुरू हो गया है, रामवीर अपनी दिल्ली की नौकरी छोड़कर घर पे चला आता है और फिर अपनी पत्नी के ऊपर पहरा देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब आरती और मानवेंद्र की मुलाकात नहीं हो पाती है। इधर रामवीर दिल्ली की अपनी नौकरी छोड़कर घर पे तो आ जाता है, लेकिन नौकरी छोड़ने की वजह से उसके घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि रामवीर ही उस घर का इकलौता कमाने वाला था। इसलिए रामवीर अब अपने ही इलाके के बरेली में एक छोटी मोटी नौकरी की तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन रामवीर जब अपने घर पे रहना शुरू कर देता है, इधर आरती का जब मानवेंद्र से मुलाकात नहीं हो पाती है, अब आरती मानवेंद्र से मुलाकात करने के लिए एकदम से परेशान हो जाती है। आरती जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, जब मानवेंद्र से मुलाकात नहीं हो पाती, एक दिन कैसे भी मौका निकालकर मानवेंद्र के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि अगर वाकई में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। रामवीर को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, मानवेंद्र इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है। मानवेंद्र कहता है कि इससे बेहतर है कि हम दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन आरती मानवेंद्र को समझाते हुए कहती है कि अगर हम घर छोड़ करके भागते भी हैं तो रामवीर हमें कहीं भी सुकून से नहीं रहने देगा, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आरती के लाख कहने के बावजूद भी जब मानवेंद्र तैयार नहीं होता है, आरती अब मानवेंद्र को एक सुझाव देती है। आरती मानवेंद्र से कहती है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे रामवीर इस दुनिया को छोड़ के चला भी जाएगा और हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। आरती जब अपने पूरे प्लान के बारे में मानवेंद्र से बताती है, मानवेंद्र रामवीर को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर रामवीर को इस दुनिया से हटाने के लिए इसी षड्यंत्र के तहत 20 सितंबर 2023 को रामवीर के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मामा शायद आपको
कोई गलतफहमी हो गई है। दरअसल जैसा आप सोच रहे हैं, मेरा और आरती के बीच में कोई चक्कर नहीं चल रहा है। पढ़ाई के दौरान दोनों हम एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए कभी कभार मेरी उससे बातचीत हो जाती है। मेरी बातों पे आप यकीन करो। मानवेंद्र रणबीर से कहता है कि आज मैं आपको पार्टी दे रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे पास आपके लिए एक नौकरी भी है। दरअसल मेरा एक जानने वाला है जिससे मैंने आपके लिए एक नौकरी की बात किया है। नौकरी की लालच जैसे ही देता है, रणबीर मानवेंद्र से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। मानवेंद्र रणबीर को नकसुआ फाटक पे बुलाता है। इधर रणबीर जब मानवेंद्र से मिलने के लिए जाता है, उससे पहले ही मानवेंद्र अपने इस षड्यंत्र में अपने एक दोस्त सौरभ को भी शामिल कर लेता है। तीनों जब नकसुआ फाटक पर मुलाकात करते हैं, तीनों बैठ कर के जमकर शराब पीते हैं। तीनों जब काफ़ी शराब पी लेते हैं, मानवेंद्र रणबीर से कहता है कि तुम आरती को तलाक दे दो। तलाक देने की जैसे ही बात कहता है, ये सुन कर के रणबीर एकदम से भड़क जाता है, जिससे मानवेंद्र को भी लगता है कि रणबीर आरती को कभी नहीं छोड़ेगा। कैसे भी समझा बुझा करके फिर से रणबीर को शराब पिलाने लगते हैं। लेकिन इस बार जब रणबीर को शराब पिलाते हैं तो उसे काफ़ी अधिक मात्रा में शराब पिलाते हैं। रणबीर जब अधिक मात्रा में शराब पी लेता है, वो नशे में चूर हो जाता है। जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, सौरभ रणबीर का ही गमछा लेकर उसके गले में लगाकर जोर जोर से खींचने लगता है। रणबीर जब चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, मानवेंद्र उसकी मुंह दबा देता है, जिसकी वजह से रणबीर की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। रणबीर जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से मानवेंद्र उसके डेड बॉडी का एक फ़ोटो खींच करके आरती के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करता है। इधर आरती जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है, देख करके काफ़ी खुश होती है। उसके बाद से मानवेंद्र और सौरभ रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही थोड़ी सी रात्रि हो जाती है, उसके बाद से रणबीर की डेड बॉडी को उठा करके महेशपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास जाते हैं और रेलवे लाइन पे उसके डेड बॉडी को रख देते हैं। रात में जब ट्रेन आती है, इसी ट्रेन के चपेट में आकर रणबीर की डेड बॉडी 2 हिस्सों में हो जाता है। वाकई में मानवेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस मानवेंद्र के तहरीर पर उसके दोस्त सौरभ और आरती दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।